क्या आप भी IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं। प्रोग्रेशन की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? यदि मैं बात करूं इफ A1 A2 A3 AN, यदि यह आपको इस तरीके से दिया है A1 A2 A3 AN आर इन AP। AP कहने का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि यह एक सीक्वेंस दिया है AP में बोला है तो इस बात की यह पुष्टि करता है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, AN से पहले कौन सा टर्म होगा? AN-1। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। और उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं D। D मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यदि आपको दिया होगा कि यह सीक्वेंस AP में है तो यह 100% श्योर है कि नेक्स्ट टर्म में से पहला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करो, फिर नेक्स्ट में से उससे जस्ट पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। यदि कोई सीक्वेंस दिया हो उसको चेक करना है कि वह AP में है या नहीं है, तो आपको देखना है कि हर नेक्स्ट टर्म में से उसके पहले टर्म का डिफरेंस सेम है कि नहीं। यदि हर एक नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से डिफरेंस सेम है तो वह सीक्वेंस AP में होगा, अदरवाइज हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई AP आपके पास गिवन हो तो उसकी n टर्म का सम क्या होगा। पॉइंट नंबर 3, सम ऑफ AP, सम ऑफ AP। जनरल टर्म अपने पास क्या था? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D प्लस A प्लस n-1 इंटू D। तो यह हमने n टर्म्स AP के पता है, हमको इनका सम निकालना है तो हमने सम को एक नया टर्म डिनोट किया SN। SN स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। इनफाइनाइट का सम होगा कि नहीं होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल फाइनाइट टर्म्स, तो n टर्म्स का सम क्या होता है? फार्मूला होता है n टर्म्स के सम का SN इक्वल टू n/2। n मतलब मैंने बताया n टर्म का सम, A प्लस L। A प्लस L कहने का मतलब लास्ट टर्म, जहां L क्या है? लास्ट टर्म है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, L क्या है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म की जगह पर यदि हम लोग पुट करते हैं तो पुट करने के बाद आपको मिलेगा SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो यह होता है n टर्म्स के फार्मूला। SN डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स, जहां पर फर्स्ट टर्म्स क्या है? E है, D क्या है? CD क्या है? D है। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक, तो ऐसा एक भी टर्म्स नहीं जो आपको नहीं पता है। हमने बताया यदि n टर्म का सम निकालना है तो यह फार्मूला यूज करो या यह फार्मूला, डिपेंड यह करता है इंफॉर्मेशन क्या आपको गिवन है। ठीक है, तो यह हो गया nवें टर्म का सम।
क्या इनफाइनाइट टर्म का सम हो सकता है एपी का? प्यारे बच्चों, एपी या तो इंक्रीज करती है या तो डिक्रीज करती है, या तो वो हमेशा बढ़ते जाएगी या तो हमेशा घटते जाएगी। तो यदि एक ऐसी सीरीज जो हमेशा बढ़ती जा रही है या हमेशा घटती जा रही है, इनफाइनाइट टर्म्स, तो क्या उसका सम पॉसिबल है? बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल। इसलिए एपी में इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं होता है, आपको फाइनाइट टर्म के सम मिलेंगे। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, रिमार्क के तौर पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। रिमार्क जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा पहला Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवे टर्म का फार्मूला यह होता है, इसको यदि मैं ब्रेक करूं तो a प्लस एन डी माइनस डी, यहां से हो गया एन डी प्लस ए माइनस डी। इसको मैं लिख रहा हूं a इंटू एन प्लस बी, यह n है। आप लोग यह देख रहे हो, यह लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन। तो रिमार्क में हम लोग बात करेंगे, जो एपी के एन टर्म का फार्मूला होता है वह एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है इन ए वेरिएबल एन। तो जो एन का कोफिशिएंट होगा ए क्या हो जाएगा? सी डी। आप देख रहे हो, तो जब भी आपको लीनियर एक्सप्रेशन दिया हो किसी भी एपी का, एनवा टर्म्स दिया हो, किसी भी एपी का एनवे टर्म्स का फार्मूला या एक्सप्रेशन दिया हो, तो जो एन का कोफिशिएंट होगा वही क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर? सेकेंड बात करते हैं, यह इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह होता है, हमको पता है। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल, एन ए प्लस यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो एन बाई टू एन माइनस 1 इंटू डी, एन ए प्लस एन स्क्वायर बाई टू इंटू डी माइनस एन डी बाई टू। तो इसको हम लोग लिखते हैं एन स्क्वायर इंटू डी बाई टू प्लस, इसमें और इस टर्म में एन कॉमन है तो एन हमने बाहर लिया ए माइनस डी बाई टू। इसको और हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं ए इंटू एन स्क्वायर प्लस बी इंटू एन। आप लोग देख रहे हो कि किसी भी एपी का जो एन टर्म का सम होता है वो एक क्या होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, जहां पर a इक्वल टू डी बाई टू और एन बी की जगह पर क्या होगा? a माइनस डी बाई टू। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी एपी के एन टर्म का सम दिया होगा तो जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उस वह क्या होगा? उसमें a इक्वल टू हो जाएगा d बाई टू। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको a लिखना है, a इक्वल टू डी बाई टू हो जाता है। यानी कि यदि यहां पर a लिखा है तो d क्या हो गया? 2a। समझ पा रहे हो? यानी कि एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका 2 गुना 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, तो आपको संभल के चलना है, इस पॉइंट पर गलती नहीं करनी है। इफ ए बी सी आर इन एपी में है तो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो यहां से डायरेक्ट मैं लिखता हूं 2b इक्वल टू a प्लस सी। फोर्थ टर्म की बात करें तो यह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाता है। इफ a1 a2
A3 डॉट डॉट AN आर इन AP। यदि यह AP में है तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट और लास्ट का सम A1 प्लस AN, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा AN माइनस 1। फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का सम, थर्ड टर्म्स, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का सम हमेशा यह इक्वल होता जाएगा। समझ पा रहे? यानी कि फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकेंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है अपने पास, एक जैसे कि आप देख रहे हो यह क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इफ A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल टू 2 to 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 से लेकर A24। A1 से लेकर A24 का नहीं मतलब सम ऑफ 24 टर्म्स। अभी मैंने बताया सम ऑफ 24 टर्म्स क्या होगा 24/2 A मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है A24। तो यहां से हो गया 12 A1 प्लस A24। किसी तरह यदि हमें इसकी वैल्यू मिल जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसके लिए कंडीशन एक गिवन है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल टू 2 to 5। तो अभी हमने एक कंसेप्ट बताया, फर्स्ट और लास्ट का सम सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का सम क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से A1 प्लस A24 कितना हो गया A1 प्लस 1 प्लस 24 25, A5 प्लस 20 5 प्लस 20 25, 10 प्लस 15 25। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 3 पेयर बन रहे हैं और हर एक पेयर की वैल्यू क्या है सेम है। तो 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24 इसकी वैल्यू हो गया 2 to 5। तो यहाँ से हो जाएगा A1 प्लस A24 की वैल्यू 2 to 5/3। तो हम लोग देख रहे हैं इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 75 आएगा। अब 75 यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे ही यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे S24 इक्वल टू 12 इंटू यहाँ पर पुट किए 75, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 5 जा 60 एंड 12 7 जा 84 और 6 90। तो ये हो गया अपने पास रिक्वायर्ड आंसर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि यह कंसेप्ट नहीं पता होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप उलझने वाले हो। क्लियर? तो हमने अभी तक क्या सीखा, सम ऑफ n टर्म्स, nवा टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, 1-2 प्रॉपर्टीज, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 5th रिमार्क है कि किसी भी एपी में 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स कैसे चूज करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन दिया हो कि आपको सपोज करना है 3 टर्म्स, तो वह कैसे चूज करते हैं उसके लिए। यदि 3 टर्म्स चूज करना है 3 टर्म्स के लिए, तो हम लोग चूज करते हैं ए। ध्यान रखना मैं जिस तरीके से लिखता हूं ए प्लस डी, और ए से पहले क्या होगा ए माइनस डी। तो 3 टर्म्स यह हो गए। यदि 5 टर्म्स चूज करने हो तो 5 टर्म चूज करने होते हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए के पहले ए माइनस डी, इससे पहले ए माइनस 2d। इस तरीके से
3, 5, 7 7 चूज करने हो तो a प्लस 2d के आगे क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, और a माइनस 2d के पहले भी a माइनस 3d। हो गए 7 टर्म्स। इसी तरीके से 4 टर्म्स की बात करता हूं। 4 टर्म्स क्या होंगे, a प्लस d, a प्लस 3d, एंड पहले क्या होगा, a माइनस d एंड a माइनस 3d। समझ पा रहे हो? यह 4 टर्म सपोज करने का तरीका है। यदि 6 टर्म सपोज करने हैं तो a प्लस डी से स्टार्ट करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। वैसे ही a प्लस डी के पहले क्या होगा, a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस 5d। तो 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स इसी तरीके से सपोज करते हैं। ऑड नंबर सपोज करने का तरीका यह होता है, इवन नंबर का सपोज करने का तरीका यह होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन 6 नंबर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है बता देना चाहिए। जैसे कहीं पर लिखा है Sn इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट En, तो Sn को हम लोग लिख सकते हैं, Sn स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स। इसको लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 1 to n AR लिख सकते हैं। एंड 7 नंबर रिमार्क क्या होगा, यदि Sn इक्वल टू आपके पास गिवन है A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट En, En से पहले क्या आता है, An माइनस 1। ठीक है। सिमिलरली Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट En माइनस 1। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, Sn माइनस 1 मतलब सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। यदि मैं Sn माइनस 1 लिखता हूं तो क्या आएगा, आप लोग देख रहे हो यहां से लेके यहां तक और यह दोनों सेम है। और जब Sn माइनस 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है An। डायरेक्ट आपको याद रख लेने हैं, बस समझ के याद रखने हैं ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर? जैसा कि अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, हमको फाइंड करना है S10। S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स। तो 10 टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहला टर्म्स पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। बिना कॉमन डिफरेंस के हम लोग नहीं बता पाएंगे। जो Sn होता है वो क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, और जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो n स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट का 2 टाइम्स आपको क्या देगा, कॉमन डिफरेंस देगा। तो इसलिए d इक्वल टू 2 इंटू 3 6 हो गया। और S1 मतलब क्या हो गया, पहला टर्म्स। तो S1 मतलब सम ऑफ 1 टर्म्स करने का मतलब पहला ही टर्म्स। तो n की जगह पर 1 पुट करने पर 3 माइनस 5 यह हो गया माइनस 2। आपको फाइंड क्या करना है, S10। S10 मतलब 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ हो गया 5 2a, a की वैल्यू -2, यह हो जाएगा 9 और d की जगह पर 6। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यह हो गया -4, यह हो गया 54। तो यहाँ से हो गया 5, यह हो जाएगा 50, यह हो जाएगा। तो यह अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जब भी इस तरीके का देगा n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और S1 मतलब क्या होता है, A1, n के जगह पर 1 रखने पर a और n हमको
ए और डी मिल चुका है, और जैसे ही ए और डी मिलेगा तो हमसे चाहे जितने टर्म्स का मान पूछ ले या जितने टर्म्स की सम की वैल्यू पूछ ले, सारी की सारी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। एक सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ Sn इक्वल टू दिया n+1 n+2 अपॉन 6, देन फाइंड nth टर्म। nth टर्म की वैल्यू क्या होगी? तो यदि आप कंसेप्ट नहीं याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि Sn अभी हमने बताया Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू क्या होता है, Tn, यानी कि nवां टर्म्स होता है। तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1 n+2 अपॉन 6 माइनस n की जगह पर क्या पुट करोगे, n-1, n की जगह पर n-1 पुट करोगे तो यह n हो गया और यह क्या हो गया, n+1 हो गया अपॉन 6। तो आप लोग देख रहे हो n+1 अपॉन 6 दोनों में है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, n+1 अपॉन 6 दोनों में है तो हम लोग बाहर ला सकते हैं। यहाँ पर बचा n+2 माइनस n-1, इसको सॉल्व करोगे तो n+1/6 n+2 माइनस n+1, n से n कैंसिल, यहाँ पर हो गया n+1/6 इंटू 3, 2 + 1 3, 3 2 6, तो यह आ गया n+1/2। क्लियर? तो यह रहा आपका क्वेश्चन। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एपी से रिलेटेड, वो मैं बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई सीक्वेंस एपी में है तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म का डिफरेंस मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। इसी तरीके से यदि किसी एपी के हर एक टर्म्स में किसी एक फिक्स नंबर को या तो ऐड कर दो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उसके कॉमन डिफरेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई एपी है, एपी में है, यदि कोई सीक्वेंस एपी में है, हर एक टर्म्स में कोई कॉमन नंबर के का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो नई एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, केडी। केडी कहने का मतलब के जिस नंबर का मल्टीप्लाई किए हो, और डी जो है पहले सीक्वेंस का क्या है, कॉमन डिफरेंस है। सिमिलरली यदि किसी एपी में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज कर लो के से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो नई सीक्वेंस बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d/k। तो उम्मीद करता हूँ यह सारे कंसेप्ट आप सीख गए होंगे और आपको याद करना है, क्योंकि याद करना इम्पॉर्टेंट है। नहीं याद रहेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी सॉल्व करने में, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि जब हमें कंसेप्ट याद होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपके पास क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईई मेंस में कई बार इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन गिवन है, यदि फर्स्ट सीरीज गिवन है 2 4 6 अप टू 200n, सेकेंड सीक्वेंस आपके पास गिवन है 3 से लेकर 3 6 9 अप टू 80 टर्म्स। अप टू 80 टर्म्स कहने का मतलब, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करो 240 आ गया। तो हमको बताने नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स, यानी कि कितने टर्म्स दोनों में कॉमन होंगे। तो पहला मैं सीक्वेंस लिखता हूँ 2 4 6 8 10 अप टू 200 है। यहाँ पर 3 6 9 12, यहाँ पर मैं 12 लिख लेता हूँ, 12 के बाद 15 अप टू
80 टर्म्स में जाओगे तो 80 इंटू 3 240। आपको सबसे पहले दोनों सीरीज को लिखने हैं। दोनों सीरीज में कम से कम 2 टर्म्स ऐसे निकालने हैं जो कॉमन हो। तो जो आइडेंटिकल टर्म्स मिल रहे हैं, एक तो पहला 6 मिल रहा है एंड दूसरा 12 मिल रहा है। ठीक है, तो हमने पहला टर्म 6 और दूसरा टर्म क्या आ गया 12 आ गया, और उसके बाद निकालने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सीरीज में जो सबसे छोटा टर्म्स होगा, मतलब सॉरी, दोनों सीरीज में देखना है लास्ट टर्म कौन सा है। लास्ट टर्म में जो छोटा होगा उसको लिख लेना है। लिख लिया हमने। अब यहाँ देख रहे हो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 6 आ गया। अब फार्मूला होता है, आपको पता है, ठीक है, n इक्वल टू, डायरेक्ट पता होना चाहिए, L माइनस से अपान D 1। देखो ये जो ब्रैकेट में लगाया हूँ इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। यह इसलिए लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता 200 वाला टर्म्स कॉमन आएगा कि नहीं, तो हमने जो छोटा था वो लिख लिया। तो यह इंटीग्रल पार्ट उस चीज़ को मैनेज कर देता है। तो n इक्वल टू हमने लिखा है, L की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म्स इस सीरीज में 200, फर्स्ट टर्म्स क्या है 6 अपान D भी 6 है प्लस 1। तो n की वैल्यू आ गई 194 अपान 6। यह इंटीग्रल पार्ट है, प्लस 1। तो हम लोग देख रहे हैं इससे इसमें डिवाइड करोगे, 6 3 जा 18 और 1 आया तो 6 2 जा 12 पॉइंट, 6 3 जा 3 3 करके आएगा प्लस 1। तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 32.33 की वैल्यू हो जाएगी 32 और प्लस 1 था, तो इसका आंसर क्या आ गया 33। दिस इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों सीरीज को लिखना है, कम से कम 2 कॉमन टर्म्स निकालने हैं, और दोनों सीरीज में से जिसका लास्ट टर्म छोटा होगा उसको लिख लेना है, और यह फार्मूला लगाना है L माइनस ए अपन D प्लस 1। बस ध्यान रहे कि यह जो ब्रैकेट है सिंपल ब्रैकेट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है, और इंटीग्रल पार्ट में सब वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा 33 आएगा। यदि कोई बच्चा एकदम ट्रेडिशनल मेथड से जाता है, कहता है नहीं मैं लास्ट कौन सा टर्म कॉमन है उसको निकाल के ही क्वेश्चन करूँगा, तो श्योर है कि वह बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन विद इन टाइम नहीं कर पाएगा। इस क्वेश्चन करने के चक्कर में आसान क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपको एग्जैक्टली फार्मूले पते होने चाहिए, हर एक कंसेप्ट बारीकी से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर एपी खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की। पहला पॉइंट, इफ A1 A2 डॉट डॉट AN एंड सो ऑन, यदि R इन GP R इन GP कहने का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यदि कोई भी सीक्वेंस GP में होता है, तो यदि कोई सीरीज GP में है तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म में डिवाइड करोगे, नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे, तो उसका जो रेशियो होगा वह क्या होगा, सेम होगा, AN अपान AN माइनस 1। यह क्या होगा, सेम होगा, और उसको हम लोग R से सपोज करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। तो जो जनरल किसी भी सीक्वेंस को यदि चेक करना है वह GP में है कि नहीं, तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करते जाना है। यदि हर एक टर्म्स का प्रीवियस कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो वह क्या होगा, GP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से जो जनरल टर्म्स होता है AR स्क्वायर डॉट डॉट A
आर की पावर n-1 एंड सो ऑन। यह होता है जीपी। जीपी की जनरल टर्म्स होता है, आप लोग देख रहे हो कि यह पहला टर्म्स है एंड यह सेकेंड, और जब पावर 2 है तो यह थर्ड टर्म्स है। यानी कि जब पावर n-1 है तो कौन सा टर्म होगा बताओ, nth टर्म्स होगा। तो जो nवें टर्म का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो आपने देखा यदि ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है तो nवें टर्म का फार्मूला यह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यदि L इक्वल टू ए आर की पावर n-1, जैसे कि हमने एपी में डिस्कस किया, यदि यह सीक्वेंस में फाइनाइट टर्म्स ही हों तो जो लास्ट टर्म होगा उसको L से डिनोट करते हैं, और L ही क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। L इक्वल टू ए आर की पावर n-1, जहाँ पर A आपको पता है फर्स्ट टर्म है, जहाँ पर A क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, एंड और क्या होता है CR, मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है। इसी तरीके से यदि इनका सम करें, इस सीरीज को सम करेंगे तो n टर्म का भी मैं सम बता रहा हूँ, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए आर की पावर n-1। n टर्म्स का जो सम होगा वह होगा a आर की पावर n-1 अपान r-1, ठीक है। यह होता है या a 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसको अप्लाई करके आंसर जल्दी आ सकता है, यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यह फार्मूला हो गया जहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट करता है, a फर्स्ट टर्म्स, r कॉमन रेशियो, ठीक है। अब कुछ बच्चों को यह प्रॉब्लम होगी कि सर क्या ये जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है क्या? तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। यदि यहां पर मैंने लिया 1 2 की पावर 2 की पावर 3 डॉट डॉट 2 की पावर n सो ऑन बढ़ते जाओ, तो आप देख रहे हो हमेशा पावर बढ़ रही है तो नंबर बढ़ रहा है, और यह सीक्वेंस किस में है, जीपी में है। इसका सम निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमेशा टर्म बढ़ते जाएंगे। उस जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम पॉसिबल है जिसका कॉमन रेशियो जो हो क्या हो, 1 और -1 और -1 के बीच में हो। जैसे कि यसन यदि हम लोग निकाल रहे हैं तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स है। तो अब यहाँ पर n नहीं लिखेंगे, n लिखना गलत होगा, इनफाइनाइट टर्म्स है तो सिर्फ हमने s लिखा। तो s इक्वल टू होता है a/1 माइनस r, जहाँ पर r की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म का सम तभी पॉसिबल है जब r क्या हो, मॉड ऑफ r लेस देन 1 हो। यानी मॉड ऑफ r लेस देन 1 कहने का मतलब r की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। ठीक, इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही 1 हुआ इनफाइनाइट हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। हमने जीपी में डिस्कस किया एनवा टर्म्स क्या होता है, एनवे टर्म का सम क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म का सम पॉसिबल कब होता है, एंड उसका फार्मूला क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, जो हमने एपी में भी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, लेकिन हमने ऐसे ओरली आपको बोल दिया था। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज।
पहला प्रॉपर्टी है इफ ए बी सी आर इन जीपी, यदि जीपी में है तो आपको पता है नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे, कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर आ जाता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ ए बी सी इन जीपी में है तो इन सबका लॉग, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी किस में होगा, एपी में होगा। इस बात को आपको समझना होगा। तीन ही टर्म्स नहीं, पूरा सीक्वेंस जीपी में हो तो उन हर एक टर्म के साथ लॉग ले लो, वह किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। यदि किसी जीपी में किसी नंबर का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी नंबर का हर एक टर्म में डिवाइड कर रहे हो, तो जीपी के कॉमन रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉमन रेशियो एज इट इज रहेगा। इंपॉर्टेंट बात है इफ ए बी सी आर इन एपी एंड जीपी आल्सो, यदि ऐसा है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब जितने टर्म्स हैं सभी क्या हों, बराबर हों। और जब सभी टर्म्स बराबर होंगे तो जो आर की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी और जो कॉमन डिफरेंस है वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो एकदम बेसिक है वो मैंने बोल के बता दे रहा हूँ और आपको यह वाली बात समझनी होगी कि ए बी सी कोई सीक्वेंस ए पी और जी पी में दोनों में है तो उसका हर एक टर्म्स बराबर होगा तभी ऐसा होगा। और जब बराबर होगा तो कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्थ वन है आपके पास इफ ए आर स्क्वायर डॉट डॉट, लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एल, उससे पहले क्या हो जाएगा एल बाई आर, उसके पहले क्या आ जाएगा एल बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो एक फार्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम इंड, nth टर्म्स फ्रॉम इंड को यदि मैं tn बोल रहा हूं, tn स्टैंड फॉर nth टर्म्स फ्रॉम इंड इक्वल टू यह होता है l अपान आर की पावर n-1। आप भी देख रहे हो एल, लास्ट से पहला टर्म, लास्ट से दूसरा टर्म 2-1, तीसरा टर्म 3-1। तो लास्ट से nth टर्म का फार्मूला होता है a अपन आर की पावर n-1, जहां पर l लास्ट टर्म्स है, r कॉमन रेशियो है और n यह बताएगा nवां टर्म्स जिस टर्म को निकालना है आपको इंड से। तो यह क्या होगा, आपको यदि दो सीरीज आपको गिवन है, एक a1 एक a2 डॉट डॉट an, ये किस में है, जीपी में है। एंड सेकेंड सीरीज आपको गिवन है b1 b2 डॉट डॉट bn, ये किस में है, जीपी में है। यदि इनको हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, a1 b1 a2 b2 एन डॉट डॉट an bn, तो यह भी किस में होगा, जीपी में होगा। क्लियर, यह भी जीपी में होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी दो सीरीज जीपी में है तो उनके हर एक टर्म्स का प्रोडक्ट यदि हम लोग कर देते हैं तो वह भी जीपी होगा। बस ध्यान रखना है पहले टर्म में पहले टर्म का मल्टीप्लाई करना है, दूसरे टर्म में दूसरे टर्म का, तीसरे टर्म में तीसरे टर्म का, एंड सो ऑन, इसी तरीके से। इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि यदि आपको पता ही है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर की पावर n-1 nवां टर्म्स होगा, उससे पहले क्या होगा ए आर की पावर n-2 होगा और उससे पहले क्या होगा ए आर की पावर n-3 होगा। ऐसा लिखा है तो जीपी में ही होगा, यह तो बताने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट a इंटू ए आर की पावर n-1, सेकेंड
एंड सेकेंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट एंड सो ऑन, क्या आएगा? आप लोग देख रहे, यह हो गया ए आर की पावर n-1, यह हो गया ए आर की पावर n-1, और ये यहाँ पर ए 2 बार है, आर से एक आर कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू ए इंटू ए आर की पावर n-1 एंड सो ऑन। तो ये किसके बराबर होगा? ए इंटू एल के। एल क्या है? लास्ट टर्म। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा, वह होता है इक्वल ए इंटू एल के। तो यहाँ तक आपका जीपी खत्म हो गया।